बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन कराम, इस्लामाबाद की फ़ज़ा में आज एक अजीब सी संजीदगी भी है और एक खामोश फ़ख्र भी, जैसे तारीख किसी नए बाब के दहाने पर खड़ी हो और कलम थामे दुनिया की नज़रें इसी शहर की जानिब उठ गई हों। मशरिक़ वुस्ता की तपती रेत में जब ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी ने आग का रूप धारा तो बहुत से दारुल हुकूमतों ने बयानात दिए, कुछ ने सिफारती दरवाजे खटखटाए, मगर एक आवाज़ ऐसी भी थी जो शोर नहीं थी मगर असर रखती थी। ये आवाज़ पाकिस्तान की थी, जो ना सिर्फ बोल रहा था बल्कि सुन भी रहा था, समझ भी रहा था और जोड़ने की कोशिश भी कर रहा था। ये पहली बार नहीं कि पाकिस्तान ने आलमी सियासत में पुल का किरदार अदा किया हो। तारीख के औराक पलटें तो 1971 की वो खामोश रातें याद आती हैं जब हेनरी किसिंजर एक बहाने के साए में इस्लामाबाद से निकलकर एक नए आलमी रब्त की बुनियाद रख रहे थे। आज भी कुछ वैसा ही मंजर है। फर्क सिर्फ यह है कि इस बार कहानी खुली आंखों से लिखी जा रही है। इस्लामाबाद अब सिर्फ एक राहदारी नहीं बल्कि एक मरकज है, जहां जंग के बादलों को लफ्जों की हवा से हटाने की कोशिश हो रही है। हालिया दिनों में जब ईरान और इसराइल के दरमियान बयानात की तेजी ने खतरे की घंटियां बजाईं तो पाकिस्तान ने ना सिर्फ दोनों फरीकैन से राब्ते किए बल्कि खलीजी ममालिक, तुर्की, चीन और दीगर अहम कुव्वतों के साथ मुसलसल सिफारती मुशावरत भी जारी रखी। सऊदी अरब, तुर्की और चीन ने भी सालसी की कोशिशें की, मगर पाकिस्तान का इम्तियाज ये रहा कि इसने बैक वक्त कई दरवाजे खुले रखे। एक तरफ तेहरान से मुकालमा, दूसरी तरफ मगरबी दुनिया के साथ राब्ता और तीसरी जानिब खित्ते के मुमालिक को एक मुश्तरका सोच पर लाने की कोशिश। वाशिंगटन से आने वाली बाज़गश्त भी इस बार मुख्तलिफ थी। डोनाल्ड ट्रंप के बयानात और पैगामात में इस्लामाबाद का जिक्र महज एक शहर के तौर पर नहीं बल्कि एक उम्मीद के इस्तारे के तौर पर सामने आया। उन्होंने ये इंदिया दिया कि अगर कोई जगह है जहां से अमन की कोई राह निकल सकती है तो वो इस्लामाबाद है। ये जुमला महज एक सियासी बयान नहीं बल्कि उस बदलते हुए आलमी बयानिए की अलामत है जिसमें पाकिस्तान को एक संजीदा सालिस के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान की सिफारतकारी का कमाल यह है कि इसने तवाजुन को फन बना लिया है। नामुकम्मल झुकाव, नामुकम्मल फासले, बल्कि एक ऐसी राह जिसमें हर फरीक को सुनने का हौसला भी है और समझाने की सलाहियत भी। यही वजह है कि जहां दीगर ममालिक की कोशिशें बाज़ औक़ात इलाकाई मफादात में उलझ जाती हैं, वहां पाकिस्तान ने खुद को एक ऐसे सालिस के तौर पर पेश किया है जो जंग के बजाय मुकालमे को तरजीह देता है। यह किरदार आसान नहीं मगर इस्लामाबाद ने इसे वक़ार के साथ निभाने की कोशिश की है। दुनिया के कई ममालिक इस कशीदगी को कम करने के लिए मैदान में आए। कतर ने पसे पर्दा राब्ते किए, ओमान ने खामोश सिफारतकारी की रिवायत को जारी रखा और रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका ने भी अपने असर रसूख को इस्तेमाल करने की कोशिश की। मगर पाकिस्तान इसलिए नुमाया हुआ कि उसने सिर्फ पैगाम रसानी नहीं की बल्कि एक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश की। ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें फौरी जंग बंदी के साथ साथ तवील मुद्दती इस्तेहकाम की बुनियाद भी रखी जा सके। यह लम्हा पाकिस्तान के लिए महज सिफारती कामयाबी नहीं बल्कि एक शनाख्त का आगाज है। एक ऐसा मुल्क जो बरसों तक अंदरूनी मसाइल और बैरूनी दबाव के दरमियान झूलता रहा, आज वही मुल्क दुनिया को यह पैगाम दे रहा है कि अमन सिर्फ ताकत से नहीं हिकमत से भी हासिल किया जा सकता है। इस्लामाबाद आज महज एक दारुल हुकूमत नहीं बल्कि एक अलामत है उस उम्मीद की, अलामत के अगर नीयत साफ हो और हिकमत अमली मजबूत तो जंग के बीच भी अमन का रास्ता निकाला जा सकता है। इसी सब पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हामिद खान अल-मशरिकी, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर राजा फैसल साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले राजा फैसल साहब, आपकी जानिब आऊँगा। पाकिस्तान के लिए ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा टॉप ट्रेंड पाकिस्तान है। इसराइल के मीडिया से लेकर पूरी दुनिया के मीडिया में पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान की ही अचीवमेंट्स की बात हो रही है, और इसको जितना हाईलाइट किया जाए आई गेस कम है। देखिए, मैं 3 हिस्सों में इसको तकसीम करूंगा। जो इमीडिएट पाकिस्तान को इससे फ़ायदा हुआ है वो पाकिस्तान की नेक नामी है। पूरी दुनिया में ऑफ कोर्स इस वक्त पाकिस्तान के बारे में बात की जा रही है कि पाकिस्तान वो कंट्री है कि जिसने के ओवल ऑफिस में भी उसकी रीच थी और वो इंटैक्ट थे उनसे भी, और तेहरान में भी उनकी रीच थी और वो उनसे भी बात करने के काबिल थे, और उन्होंने बड़े तरीके से और बड़े तहम्मुल के साथ और मेच्योर वे के साथ इस मामले
मामले का हल निकालने के लिए इसका सदेबाब किया। दूसरा जो पॉइंट इसमें मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है कि वो भारत जो कि पाकिस्तान की तरफ हमेशा यही कहता रहा कि ये एक टेररिस्ट स्टेट है और ये एक इनके पास न्यूक्स नहीं होनी चाहिए और ये किसी भी वक्त न्यूक्स जो हैं वो किसी के हाथ लग सकते हैं। पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि इस वक्त अगर पूरी दुनिया में कोई मैच्योर अप्रोच के साथ डिप्लोमेसी कर सकता है मुल्क, तो वो पाकिस्तान है। ना सिर्फ ये कि वो इस खित्ते के मामलात को हल करने के काबिल है मैच्योर अप्रोच के साथ, बल्कि वो पूरी दुनिया को जो प्रॉब्लम्स फेस होते हैं उनका भी सदेबाब कर सकता है और बड़ी बड़ी ताकतों के साथ बैठ के तो बड़े बड़े मामलात का हल पाकिस्तान निकालने की काबिलियत रखता है। जो तीसरा निहायत ही अहम जो एस्पेक्ट है वो ये जो कि पाकिस्तान को आने वाले दिनों में मज़ीद फ़ायदा दे सकता है वो ये है कि पाकिस्तान ने रीजन में एक अपनी ऐसी शनाख्त रख ली है और कायम कर ली है जिसमें कि एक मैच्योर अप्रोच वाला न्यूक्लियर स्टेट जो कि तमाम ममालिक को ये इंश्योर कर सकता है कि वो ना सिर्फ ये कि डिप्लोमेटिकली बल्कि सिक्योरिटी वाइज भी वो अपने दोस्त ममालिक को सिक्योरिटी फ्राहम करने के काबिल है। आने वाले वक्तों में हमें ये नज़र आएगा कि वो जीसीसी कंट्रीज़ जो कि हमेशा अपने आप को ईरान से इनसिक्योर समझते रहे, वो अगर किसी मुल्क की तरफ देखेंगे सिक्योरिटी मामलात के हवाले से तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने इंश्योर कर दिया है उनको भी कि आपको किसी और तरफ देखने की ज़रूरत नहीं अपनी सिक्योरिटी को लेके, आपको खित्ते में ही मौजूद पाकिस्तान है जिसके साथ के ऑफ कोर्स जिसको कि लीवरेज हासिल है तेहरान में भी। यू कैन ऑलवेज टॉक टू अस एंड पाकिस्तान हैविंग दैट बायलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट विद सऊदी अरेबिया, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ प्रेसिडेंट फॉर रेस्ट ऑफ द गल्फ कंट्रीज कि वो पाकिस्तान की तरफ अपने मामलात का बाअहसन तरीके से जो हल है वो तलाश कर सकते हैं और पाकिस्तान हमेशा से पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डॉक्टर साहब आपकी जानिब आऊंगा। पाकिस्तान के लिए वैसे बड़ा मुश्किल था और ये एक अनइमेजिनेबल अचीवमेंट है। इसे बहुत से आलमी तज्जियाकार एक मिरेकल कह रहे हैं और इतनी बेहतरीन पोजीशन मुझे नहीं लगता इस वक्त दुनिया में कोई मुल्क इंजॉय कर रहा हो कि हम अमेरिका के लिए भी काबिल कबूल हैं, चीन भी हमारे साथ है, अपना वजन हमारे पलड़े में रखता है, ईरान पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है, तो गल्फ जो है वो भी आज पाकिस्तान की बात कर रहा है। और इस पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान ने इस सिचुएशन को जिस तरह से इसमें नेविगेट किया बड़ा केयरफुली। कल का दिन वैसे देखा जाए तो मुश्किल था, कुछ अटैक्स हुए सऊदीया पर, पाकिस्तान ने उस हवाले से अपना एलामिया भी जारी किया, लेकिन इसके बावजूद ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल पाकिस्तान ने कर दिखाया। देखिए मखदूम साहब, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जो कुछ कर दिया है बिलाशुबा वो दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा कि जब कोई मुल्क फैसला करता है और जब उसकी डिप्लोमेसी और लीडरशिप जो है वो दुनिया को एक जंग से बचाने के लिए, दुनिया को अमन देने के लिए कोशिश करती है, तो उसको अल्लाह ताला भी मदद करते हैं और उसको कामयाबी भी होती है। अभी आपने एक बात इंट्रो में कही वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान इस वक्त जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये कि दुनिया की सारी ताकतें पाकिस्तान से बराबरी का रिश्ता रख रही हैं। पाकिस्तान को चाइना भी पाकिस्तान को अपनी जरूरत समझता है, अमेरिका भी पाकिस्तान को अपनी जरूरत समझ रहा है और ये समझ रहा है कि ये मेरा शराकतदार है, ये मुझे फेस सेविंग दे रहा है, ये रीजन के अंदर जो उसके मुफादात हैं उसके हवाले से जो जायज बात है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि मामला खराब ना हो। इसी तरह रशिया और बहुत सारे बात यह है कि तारीफ वो जो दुश्मन करे। शशि थरूर ने कहा कि पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी की 70 साल की बेहतरीन और बुलंदतरीन सतह पे है और वहीं पर जो हमारा बदतरीन दुश्मन है नेतन्याहू और मोदी वो आइसोलेशन का शिकार है और मोदी जो हमें अकेला करना चाहता था आज खुद अकेला हो गया। तीसरी बात ये कि ये बिलाशुबा दो धारी तलवार थी, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये इसके अंदर बहुत सारे रिस्की फैक्टर्स इन्वॉल्व थे कि अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता नाकाम होता है या पाकिस्तान का ये इंप्रेशन जाता है कि पाकिस्तान ने किसी एक को फेवर कर दिया, ईरान को भी फेवर करता तो पूरी अरब दुनिया जो है वो हमारे खिलाफ खड़ी हो सकती थी।
या उनके, और इसी तरह अमेरिका हमारे खिलाफ था, नेतन्याहू उसका फायदा उठाता। दूसरी जानिब पाकिस्तान किसी भी हालत में ईरान का डाउनफॉल नहीं चाहता था, ना ही चाहेगा, ना ही पाकिस्तान चाहेगा कि ईरान में कोई ऐसी रिजीम आ जाए जो इसराइल नवाज हो, अहमद रजा पहलवी की शक्ल में, कि यहूदी लॉबी हमारे कंधों पर या सर पर आके बैठ जाए। सो एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ एक ऐसे मुज़ाकरात की तरफ राह हमवार की जा रही है जिसके अंदर सबके लिए विन विन सिचुएशन हो, फेस सेविंग हो, और सबसे बड़ी बात ये कि खित्ते के मुस्तकबिल में वो जो इसराइल की, ग्रेटर इसराइल की इजारादारी या वो जो शैतानी मंसूबा है उसको हमेशा के लिए खत्म करने की बात की जाए, और हमास के ऊपर या गजा के ऊपर जो जुल्म किया गया है उसके ऊपर अब इसराइल का को रोकने की बात की जाए। और सबसे बड़ी बात ये कि ईरान के ऊपर अगर पाबंदियां खत्म होती हैं, खित्ते के अंदर खुशहाली आती है, पाकिस्तान उसका बेनिफिशियरी होगा। मैं आपको बताता चलूं कि ये सिर्फ पाकिस्तान की सफारती कामयाबी नहीं है, पाकिस्तान की मुआशी कामयाबी भी है। आपने हुर्मुज के ऊपर जो टैरिफ और कंट्रोल की बात हो रही है उसके अंदर एक मैकेनिज्म बनाने की बात हो रही है जिसमें ओमान, पाकिस्तान और ईरान मिलकर कोई मैकेनिज्म डिजाइन करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान की जो कराची की जो शिप पोर्ट है उसके ऊपर अब बहुत बड़ी बिजनेस डेवलपमेंट की बात हो रही है, गवादर पोर्ट की बात हो रही है कि वो जो अरब ममालिक के खौफ में मुब्तला थे कि शायद पाकिस्तान की पोर्ट्स अगर बहुत एक्टिव होगी तो उनको नुकसान होगा, अब उनको अंदाजा हुआ कि खित्ते के अंदर जितनी भी पोर्ट्स एक्टिव होंगी वो पूरी दुनिया की ट्रेड को कंट्रोल करेंगी। सो इस तरह एक जॉइंट अब आपको एफर्ट्स नजर आएंगी। मैं ये समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को मैं कंग्रेचुलेट भी करता हूं, आई एम वेरी प्राउड कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जिस अंदाज में पूरे मामले को टेक ओवर किया, और मैं 2-3 जगह कह चुका हूं, आपके प्रोग्राम में भी कहूंगा कि ट्रंप जो पिछले साल से नोबेल प्राइज के लिए दुहाइयां डाल रहे हैं, असल पीस नोबेल प्राइज के हकदार तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है। और आप ये देखिएगा कि इट विल बी वेरी सीरियसली कंसिडर्ड, बिकॉज दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचाया गया है, दुनिया की मईशत की तबाह होने से बचाया गया है। दुनिया ने, आपको मैं दूं, आप तो माशाल्लाह बहुत स्टडी करते हैं, आपको याद है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक इकोनॉमिकल रिसेशन से दुनिया डिप्रेशन में चली गई थी। इस बार भी यही बात हो रही थी कि रिसेशन नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक डिप्रेशन आएगा कि नोट रद्दी की टोकरियों की तरह पड़े होंगे और लोग गजा और ऑयल और एनर्जी के लिए तरस रहे होंगे। ये सारा कुछ वो मंजर था जिसको अल्लाह ने पाकिस्तान के सर पे ताज सजाया और पाकिस्तान की कोशिशों से इस सारी तबाही को अवॉइड किया गया है। अगले 2 हफ्ते बड़े क्रिटिकल है, ये भी मैं आपको बताता चलूं। जुमे को जो मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं उसके अंदर मार्को रूबियो या जेडी वैंस के आने की इत्तला है, दूसरी तरफ से बाकर कालीबाफ या अपना जो अब्बास इराक़ची हैं उनके आने की इत्तला है। और फिर जो टेबल पे बात होगी पाकिस्तान की गारंटी, पाकिस्तान की सालसी के साथ साथ तुर्की, मिस्र और चाइना की जो है बतौर ऑब्जर्वर शिरकत की बात है। सो एक बड़ा जबरदस्त, मैं समझ रहा हूँ कि एक महफिल सज रही है इस्लामाबाद में, एक बहुत बड़ा, पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद अकॉर्ड पे होंगी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान इसमें कामयाब होगा, दुनिया जो है वो एक मुस्तकिल अमन की तरफ जाएगी। और मुस्लिम उम्मा की इकट्ठ की बात जो भी राजा फैसल ने की, यही बात मैं समझता हूँ कि होगी कि अरब कंट्रीज अब ईरान को दुश्मन नहीं समझेंगी बल्कि उसके साथ चलेंगी, और ये एक ऐसा इकट्ठ होगा जो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आपको पूरे खित्ते में तरक्की देता नजर आएगा। बिल्कुल, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राजा साहब, भारत में भी सफ़े मातम है और वहाँ के तज्जियाकारों ने तो नरेंद्र मोदी को लिताड़ना शुरू कर दिया। पिछले साल ऑपोजिशन कहती थी नरेंद्र सरेंडर, और अब तो इंडिया इस तरह की आइसोलेशन में चला गया कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में वो जो एक विश्व गुरु है वो कहीं पर भी नहीं था। अलबत्ता उनका फादरलैंड खुद ये जंग लड़ रहा था, तो इस वक्त उनकी हालत जार जो है उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं उनकी हालत ज़ार पे अफसोस ही कर सकता हूँ। उसकी वजह यह है कि हमें आज जो भारत नज़र आता है, भारत का मीडिया पे भी आपने देखा होगा कि तिलमिलाया हुआ भारत नज़र आता है। और वो दो रोज़ पहले तक अगर आप देखें तो उनकी तरफ से बयानात जो आ रहे थे वो अभी भी वही बयानात आ रहे थे कि सिंदूर 2 अभी भी जारी है। अब बंदा इनसे ये पूछे कि उस तरफ, हमारी तरफ पूरी दुनिया के जो मामलात हैं उनको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है और ये अभी भी अपना रोना रोने की कोशिश कर रहे हैं। ये ज़रा भी पीसफुल मुल्क नहीं है। ये एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी के तहत और हेट फिल्ड आइडियोलॉजी के तहत, इस्लाम के ख़िलाफ़ जो इनकी हेट है, नफ़रत है, उसके तहत चलने वाला मुल्क है। एंड आई थिंक पूरी दुनिया ने अब इनको नॉन सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। और ये जो 77 साल तारीख है
उसमें अगर देखा जाए कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसने चारों शाने चित कर दिया है भारत को। भारत दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहा और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और जैसा कि मशरकी साहब ने कहा और मैं उनको इंडोर्स करूंगा कि असल हकदार जो हैं नोबेल पीस प्राइज़ के, वो तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं। और मेरे ख्याल में मखदूम साहब आप भी इस चीज़ से इत्तफाक करेंगे, बल्कि आई हैव बीन सीइंग योर ट्वीट्स और उसमें भी मुझे यही एक तनाजुर नज़र आया कि जिसमें कि जो असल हकीकत है कि ये जो वर्ल्ड वॉर 3 थी उसको अगर किसी ने डाइवर्ट किया है सक्सेसफुली तो वो मिलिट्री डिप्लोमेसी से सैयद आसिम मुनीर ने किया है। और जिस तरीके से एक रात पहले तक वो पूरी रात वो फ़ोन पे दोनों पार्टीज से रहे, दोनों पार्टीज़ के साथ इन टच रहे और उनके बीच में वो मीडिएशन करते रहे पीस टॉक्स के लिए। एंड दैट इज़ वाई वी आर सीइंग कि हम इस जगह पे अब पहुंच चुके हैं कि अब इस्लामाबाद अकॉर्ड की बात हो रही है और इस्लामाबाद इस वक्त इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट सिटी, जिसमें कि पूरी दुनिया का जो भविष्य है, जैसे आपने पहले लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसके बारे में, उसके पीस के बारे में अगर कोई नेगोशिएशंस होने जा रही हैं तो वो इस्लामाबाद में होने जा रही हैं। एंड आई थिंक हर तरफ से यही सदाएं आ रही हैं कि पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी दी पिवट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड। और अब से ही मुझे यहाँ पे आने से पहले ही 3-4 फ़ोन कॉल्स आई हैं कि फॉरेन जर्नलिस्ट जो हैं वो भी पाकिस्तान में आने की तैयारियों में हैं, क्योंकि वो इससे पहले इस्लामाबाद अकॉर्ड से पहले यहाँ पे पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि पूरी दुनिया में इस वक्त एक कैपिटल ऐसा है जहां से कि पूरी दुनिया का जो फ्यूचर है उसके बारे में डिसाइडिंग फैक्टर्स जो हैं वो हाईलाइट होने जा रहे हैं, एंड दैट इज़ इस्लामाबाद। एग्जैक्टली और इस वक्त इस्लामाबाद जिस तरह से मरकज़ निगाह बन चुका है, ऑब्वियसली वो बात याद आती है सूफ़ी बरकत अली की कि एक वक्त आएगा कि दुनिया के जो फैसले हैं वो पाकिस्तान की हाँ और ना में होंगे। तो आज हम वो विटनेस कर रहे हैं, हम वो अपने आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं। और जिस तरह से मशरकी साहब ने भी और राजा साहब ने भी कहा कि इस वक्त अगर हम नोबेल पीस प्राइज की बात करें तो उसके लिए सबसे आइडियल शख्सियत फील्ड मार्शल है। उसमें एक तो ये एफर्ट्स भी हैं, फिर अगर हम पिछले साल की जंग भी देखें उसमें जिस तरह से एस्केलेशन लैडर को कंट्रोल किया और एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर पाकिस्तान उभर कर सामने आया, जंग का फैलाव रोका भी और अपनी डेटरेंस जो है वो भी एस्टैब्लिश की, जो कि जरूरी है, और उसमें भी पुरअमन किरदार था। आज भी जो दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का रोल है, अफगानिस्तान में गज़ब लिल हक जो पाकिस्तान का जारी है, और इस दहशतगर्दी से सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इन द फ्यूचर पूरी दुनिया अफेक्ट हो सकती है, तो पूरी दुनिया को बचाया जा रहा है। और ये तो एक बहुत बड़ा तनाज़ा है मशरकी साहब, जिससे दुनिया को बचा लिया गया। और इसमें एक अचीवमेंट लोगों को ये नजर आ रही है कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान का सीज फायर करवाया, बट आई थिंक उससे भी बड़ी अचीवमेंट जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की है वो ये है कि मुसलमानों की आपस में लड़ाई रुकवाने में जो किरदार पिछले कुछ हफ्तों में पसे पर्दा कि अरब्स जो हैं वो ईरान से ना लड़ें, ग्रेटर इजराइल के मंसूबे को तकवीयत ना मिले, तो ये जो रोल था कि मुसलमान आपस में ना लड़ें, उसे आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए मखदूम साहब, मैं इसी बात को सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करता हूं कि पाकिस्तान ने जिस अंदाज में पूरी इस पूरी सिचुएशन को अपने असाब के साथ, अपनी बेहतरीन डिप्लोमेसी के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जिस तरह इसको हैंडल किया, डायरेक्ट जिसको कहते हैं अनथक मेहनत करके, डायरेक्ट अप्रोच करके टू जेडी वैंस, प्रेसिडेंट ट्रंप, उसके बाद ईरान की लीडरशिप, उसके बाद सऊदी अरब की लीडरशिप, उसके बाद इजिप्ट और टर्की की लीडरशिप, उसके बाद जो सबसे बड़ी बात ये है कि आसिम मुनीर साहब ये बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि इस सारे के अंदर नेतन्याहू जो है वो सबसे बड़ा स्पॉइलर है, और मोदी जो है वो 2 दिन जंग से पहले, 1 दिन पहले वहां से विजिट करके आया। सो उन्होंने अफगानिस्तान के हक में और पाकिस्तान के खिलाफ ज्वाइंट स्टेटमेंट तक दे दी। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं समझता हूं कि जनरल आसिम मुनीर ने एक ऐसी चौमुखी लड़ाई लड़ी है जो कि टेबल के ऊपर भी थी और मैदान जंग के ऊपर भी थी, और एक मिलिट्री डिप्लोमेसी में भी उन्होंने अपनी कामयाबी दिखाई, और दूसरी बात ये कि पॉलिटिकल डिप्लोमेसी में भी उन्होंने अपनी वो सलाहियतें दिखाई हैं जिसके तहत मैं समझता हूं कि दुनिया उनको एक मुनफरिद शख्सियत की हैसियत से जानेगी। आप यकीन करें कि मैं इतनी स्टडी करता हूं ना, मैंने कभी जिंदगी में इस तरह नहीं देखा कि एक ही वक्त में इतने महाजों के ऊपर
अल्हम्दुलिल्लाह फैसला साजी के साथ कामयाबी हासिल की जाए। देखिए, एक जर्नैल की जो सबसे बड़ी खूबी होती है ना, वो उसकी इन टाइम डिसीजन मेकिंग होती है और उसके बाद उसके ऊपर अमल करना होता है। मैंने एक आर्टिकल भी लिखा कि मैंने कहा कि जो जनरल आसिम मुनीर हैं, इनकी जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, इनकी जो सबसे बड़ी जो क्वालिटी है, वो है फैसला साजी। उसके बाद फिर कमिटमेंट रिजॉल्व इट, चाहे वो अफगानिस्तान का गज़बुल हक हो, जिसके अंदर पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि जी हम किसी तरह भी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, दहशतगर्दी को अलाउ नहीं करेंगे। दूसरी जानिब इंडिया था, इंडिया की जारवियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया हर तरह से। तीसरी जानिब पाकिस्तान को मईशत के अंदर फंसाने की कोशिश की गई, चाहे फेटफ की धमकी लगाई गई, GSP प्लस की थ्रेट किया गया। पाकिस्तान ने उसके खिलाफ भी मुकम्मल तौर पर तैयारी के साथ दुनिया को साबित किया कि ना तो हम इस खौफ में आएंगे, ना हम इसके किसी भी ब्लैकमेलिंग में आएंगे, बल्कि हम डिजर्व करते हैं GSP प्लस और फैटफ के अंदर अब इंडिया का नाम आना चाहिए, पाकिस्तान का नहीं। और आखिरी बात यह कि जो दुनिया को एक, मैं समझता हूं कि तीसरी आलमी जंग के दहाने पे थी, चाइना और रशिया के स्टेटमेंट थे कि जी एक हद तक ही हम रिस्ट्रेन करेंगे, उसके बाद हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। उसके बाद जो नेटो है वो अभी जहां अमेरिका का साथ नहीं दे रही थी, अगर ये सूरत हाल खतरनाक होती तो फिर अमेरिका के साथ नेटो, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने खड़े होना था। तो ये आप समझें कि एक इंतहाई खतरनाक मंजर है, जिसको इमेजिन करना जो है वो खतरनाक होता है। सिर्फ आपको बताता चलूं, आइंस्टाइन से पूछा गया कि तीसरी आलमी जंग कैसी होगी अगर दूसरी आलमी जंग में इतनी तबाही हो जाएगी, तो उसने एक ही बात कही कि तीसरी आलमी जंग का तो मैं नहीं बता सकता, चौथी आलमी जंग जो है वो पत्थरों और डंडों से लड़ी जाएगी, यानी दुनिया पूरी तबाह हो जाती है अगर तीसरी आलमी जंग छिड़ती। ये हकीकत है। इसको अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने, और मैं अल्लाह का करम समझता हूं कि इसके अंदर पाकिस्तान का इतना पिवटल रोल है कि आज इस्लामाबाद जो है वो मरकज़े निगाह है। इस्लामाबाद को दुनिया का अमन का सिटी समझा जा रहा है और दुनिया के अंदर मईशत की बहाली, स्टॉक एक्सचेंज की बहाली, ऑयल प्राइसेस दोबारा से नीचे जानी शुरू हो गई हैं। ये इतने फैक्टर्स हैं कि हम इस पे घंटों बात कर सकते हैं। मैं ये समझता हूं कि आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मजीद खुशखबरियां होंगी, लेकिन हमें इसराइल और इंडिया के फॉल्स फ्लैग, स्पॉइलर फैक्टर पे नजर रखना होगी। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जिस तरह से आपने ये जिक्र किया राजा साहब, इस पे आपके क्लोजिंग रिमार्क्स में ज़रूर लूँगा कि पाकिस्तान ने जिस तरह से राइज किया है, हमें मुझे वो जुमला याद आता है कि दे ट्राइड टू बैरी अस बट दे डिड नॉट नो वी आर सीड्स। उन्होंने हमें दबाने की कोशिश की, लेकिन हम एक बीज की तरह थे और अब पाकिस्तान एक तनावर दरख्त बनकर उभरा है। मतलब हर तरह से हमें पीछे धकेलने की, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की, बट टुडे अल्लाह के करम से हम पूरी दुनिया में अपना मकाम वापस ले चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपको याद है कि 2014 ऑनवर्ड्स हमें एक ही मंत्रा सुनने को मिला भारत की जानिब से, और वो ये था कि हम पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर देंगे और पूरी दुनिया में इसको कोई जानने वाला मुल्क नहीं रहेगा। तो आज देखिए कि आज भारत के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, और एवरीवन, अभी मैं 3 रोज़ पहले मेरी मुलाकात हुई मिलिट्री ऑब्जर्वर हैं यूनाइटेड नेशंस के लाइन ऑफ कंट्रोल के, तो उनसे जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने भी एक चीज़ की तरफ इशारा किया कि वाई इज़ इट कि इंडिया में जब भी इलेक्शन आता है तो अचानक से हमें जंग की सदाएं सुनने को मिलती हैं। अभी वहाँ पे साउथ में इलेक्शन है तो फिर दोबारा से जो राजनाथ सिंह जी हैं उनकी तरफ से हमें फिर से लड़ाई के तराने गाते हुए वो नज़र आते हैं। लेकिन अब मेरे ख़्याल में उनको एक चीज़ तो भांप लेनी चाहिए, और वो ये है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक लीवरेज और पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी डोमेन में वंडर्स किए हैं पिछले 2 साल से हमें जो नज़र आ रहे हैं, अब उनको ये जो ख्वाब हैं इनको पसे पुष्ट डाल देना चाहिए। और अगर उनके कोई एलाइज मौजूद हैं वेस्ट में तो उनके साथ बैठ के उनसे ये बात करनी चाहिए कि वो कश्मीर का जो तनाज़ा है उसके ऊपर पाकिस्तान के साथ हल चाहते हैं, और उनके लिए ये बेहतर होगा कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अब मज़ीद जो हथकंडे हैं उनको इस्तेमाल ना करें। नफ़रत, अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क से वो नफ़रत करेंगे तो देन पाकिस्तान उनको छठी का दूध याद दिला देगा, और उनके लिए ये बेहतर है कि वो किसी न किसी तरीके से
पाकिस्तान के साथ बैठने के लिए कोई डिप्लोमेटिक चैनल्स जो हैं वहाँ पे कोई बेल्स को रिंग करें ताकि वो पाकिस्तान उनके साथ बैठने को तैयार हो सके। और वो भारत जो कि ये कहता था कि कश्मीर जो है वो हमारा बायलैटरल इशू ही नहीं है, अब मेरे ख्याल में अब वो भी एवेन्यूज़ ढूंढता फिरेगा कि वो पाकिस्तान के साथ किसी तरीके से बैठ सके और बैठ के और वो मामलात का हल निकाल सके। बिल्कुल, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है और जाहिर बात है कि इस वक्त पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक बड़ी और एक जिम्मेदार ताकत बनकर उभरा है और इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की का ये सफर हमेशा जारी और सारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हामिद खान अल मशरिकी और राजा फैसल साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन करम, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन तो कर दिखाया और दुनिया में इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान की बात हो रही है। पूरी दुनिया पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रही है, लेकिन इस सब के दौरान अब सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो अगले 2 हफ्तों में इस सीज फायर को एक तवील मुद्दती जंग बंदी में कन्वर्ट करना होगा। और इस्लामाबाद में जुम्मे से जो मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं वो भी एक बहुत अहम तरीन मरहला होने जा रहा है। इस सब पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब ने, दिफाई तज्जियाकार है। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो पाकिस्तान के लिए कल का दिन मुश्किल था, बड़ा केयरफुली नेविगेट किया पाकिस्तान ने, बट एट द एंड ऑफ द डे ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो पूरी दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी और पूरी दुनिया उसकी ख्वाहिश कर रही थी। लेकिन अब आगे के चैलेंजेस को किस तरह से आप देखते हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी दुनिया में भारत नहीं ख्वाहिश कर रहा था, क्योंकि पूरी दुनिया में भारत भी शामिल है और पूरी दुनिया में यूएई भी ख्वाहिश नहीं रख रहा था, पूरी दुनिया में बहरीन भी ये ख्वाहिश नहीं रखता था, पूरी दुनिया में कुवैत भी ये ख्वाहिश नहीं रखता था कि ये अमन की कोशिश किसी तरह कामयाब हो। ना इजराइल ये ख्वाहिश रखता था कि अमन की कोशिश किसी तरह कामयाब हो। लेकिन इन तमाम की इस गैर इंसानी ख्वाहिशों के बावजूद पाकिस्तान ने एक रोल चुन लिया था और वो रोल ये था कि दुनिया के अवाम जो हैं, गरीब अवाम जो हैं, वो इसलिए इफेक्ट हो रहे हैं। ईरान में तो चले शहादतें हो रही हैं, इजराइल में तो लोग जहन्नुम वासिल हो रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने ये जंग शुरू की थी तो जहन्नुम वासिल होना चाहिए उनको। ईरान में लोग शहीद हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो दुनिया में स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद होने से जो एक इकोनॉमिक टर्माइल है, जो आम आदमी पे इकोनॉमिक प्रेशर आया हुआ है और जिसकी वजह से हुकूमतें भी सफ़र कर रही हैं और लोग भी सफ़र कर रहे हैं, उस चीज़ को किस तरह, उस टर्मोइल से, उस मुसीबतों से दुनिया को किस तरह निकालना है, तो ये बेड़ा था जो पाकिस्तान ने उठाया। इससे पहले आपको याद है पाकिस्तान ने जब दहशतगर्दी के खिलाफ, पाकिस्तान जब पूरी दुनिया दहशतगर्दी की अफरियत में थी और पाकिस्तान एक लड़ाई लड़ रहा था, तो पूरी दुनिया ने ये कहा कि पाकिस्तान असल में दुनिया के अमन के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और आज पाकिस्तान ने दुनिया के पीस के लिए, दुनिया के अमन के लिए दोबारा लड़ाई लड़ी। पहले पाकिस्तान ने मिलिटरीली लड़ी थी और अभी तक लड़ रहा है अफगानिस्तान से जो दहशतगर्दी होती है और इंडिया से जो दहशतगर्दी होती है। जैसे इंडिया दहशतगर्द मुल्क है, आपको पता है, नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे कमीना और जलील दहशतगर्द है, हिटलर और मैसोलिनी से भी गया, और इसी तरह शैतान याहू जो इजराइल में बैठा हुआ है। तो पाकिस्तान ने जो अमन का बेड़ा उठाया था, उसकी आपने एक तो प्रोस्पेक्ट देखा कि पाकिस्तान ने 2 फेज एक प्रोग्राम भी पेश किया, जिसमें बुनियादी तौर पर यही था कि आपने हुमस को खुलवाया जाएगा और फिर सेकंड फेज में लॉन्ग टर्म मुज़ाकरात के लिए बात होंगी। तो पाकिस्तान की उसके नतीजे में दुनिया ने उस वक्त भी एक्सेप्ट किया, फिर एक फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग भी हुई पाकिस्तान में। लेकिन कल जो ट्रंप का ट्वीट आ गया, ट्रंप जो दुनिया का सबसे ज़्यादा करैक्टरलेस आदमी है, जो जुआरी है बुनियादी तौर पे और जो जुआ लगाता है। वैसे तो ट्रंप को आपको पता है अमेरिका में कहा जाता है कि ट्रंप इज ए टैको प्रेसिडेंट, यानी ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। तो आई वाज श्योर दैट ही विल चिकन आउट। तो उसने जो कुछ कल बकबक की कि जी तहजीबों को उड़ा देंगे, ट्रंप को ये, ट्रंप जाहिल आदमी है ना, पढ़ता नहीं है, he doesn't know anything, he has not read anything। कि ईरान की तहजीब 7000 साल पुरानी है
और अमेरिका तो 1294 में याद दरियाफ्त हुआ था, कोलंबस ने दरियाफ्त किया था। उस वक्त ट्रम्प के जो फोर फादर थे वो पत्तों के और नंगे रहते थे और पत्तों के कपड़े पहना करते थे। वो रेड इंडिया अपने ऊपर सरख नीला पीला पेंट लगा के चलते थे। अभी भी वहां पे बहुत सारे मुझे जाहिल थे बिल्कुल। इस जहालत से उस वक्त तहजीब जन्म ले रही थी, उसे तहजीब मैच्योर हो चुकी थी ईरान के अंदर। तो आप तहजीबों को नहीं मिटा सकते। क्या जापान की तहजीब मिट गई है? जापान आज दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, बावजूद इसके कि उसके ऊपर आपने हिरोशिमा नागासाकी में बम इस्तेमाल किया। बिल्कुल। तो ये जो चीजें थी, इसके ऊपर पाकिस्तान में कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई और वहां पे फैसला ये किया गया चीज के ऊपर हमने। और फिर आपको पता है सऊदी अरब पे भी अटैक हो गया, और सऊदी अरब पे जब अटैक हुआ तो पाकिस्तान बहुत सेंसिटाइज हो गया, और उस पर पाकिस्तान ने सऊदी अरब से बात की, ईरान से भी बात की। और उसके बाद फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने गालिबन पाकिस्तान के रात के 2 बजे, उनके 5 बजे होंगे, ट्रम्प से बात की। और उसके नेचुरली पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से भी, पाकिस्तान की आर्मी से जो नासिम मुनीर ने भी कहा होगा, उसके बाद दुनिया की तरफ से भी बहुत जगह से ऐसे मैसेज आए होंगे। तो उसके बाद जब बात हुई तो ट्रम्प तो ऑलवेज वर वांटिंग अ फेस ऑफ, वो चाहता था कि कोई उसे कहे। और वो इस ट्रम्प, क्योंकि उसके साथ साथ आप याद रखिएगा कि एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई थी कि अमेरिका के अंदर जो है वो ट्रम्प को अपना ट्रम्प को बताया जा रहा था कि आप जो कुछ कह रहे हैं, अगर ये आप करेंगे तो यू विल गेट इन्वॉल्व इनटू अ वॉर क्राइम। और उसके अंदर जो वॉर क्राइम के अंदर जो टकर कार्लसन ने जो एक ट्वीट किया था, आपको याद है, जिसमें उसने कहा था कि ट्रम्प ने ईस्टर को ब्लड ईस्ट, खून आशाम ईस्टर बना दिया है। उसके ऊपर ट्रम्प ने उसका जवाब दिया था टकर कार्लसन को, क्योंकि उसे पता था कि उसकी रेपुटेशन जो है वो टकर कार्लसन की वजह से हिट होगी बोला। उसके साथ साथ जो अमेरिकन आर्मी में जो सेंटकॉम के कमांडर है वो, और जो उनके कोऑर्डिनेशन ऑफिसर है, यानी सेंटकॉम के कमांडर जो उन्होंने जनरल ब्रैड कूपर, उन्होंने भी, और जो एक कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर है जनरल क्वाइन, उनका जो अगर आप एक्शन देखें तो वहां पे ये कहा जा रहा है कि उन्होंने किसी भी अमेरिकन आर्मी के एसेट्स को मूव नहीं किया था कि जी जो ट्रम्प का जो ये धमकी है कि वो तबाह कर देंगे तहजीबों को। तो उसके अंदर, और उसके पहले अमेरिका के अंदर आपने देखा था कि 30 के करीब जर्नल थे जिसको फारिग कर दिया था पीट हेग्सेट ने। तो एक इंटरनल प्रेशर ये था। फिर CNN का एक सर्वे आया था, उन्होंने कहा जी 75% तो ट्रम्प के खिलाफ है जो लोग हैं वहां पे। तो ये तमाम चीजें थी जो ट्रम्प के ऊपर जन्म ले रही थी। और कल एक साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज थी, वो जो बहरीन का एक पेश की थी सिक्योरिटी काउंसिल में, जो रेजोल्यूशन पेश की थी कि जी अपना हुर्मत पे हमला कर दें, उसको डबल वीटो हो गया था। चाइना ने भी वीटो कर दिया था, और ये अपना रशिया ने भी वीटो कर दिया था, और पाकिस्तान ने अब्सटेन किया था। तो ये ट्रम्प के ऊपर वो जो ना एक हेडिंग लगी थी कि ट्रम्प थ्रेट्स ऑफ वॉर क्राइम्स इंटेंसिफाई प्रेशर ऑन ट्रम्प। तो जनरल क्वाइन ने भी इस पर कहा। तो मेरा ख्याल ये तमाम चीजें थी जिसकी वजह से वो जो ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट का जो मुहावरा है वो सही साबित हो गया। और उसके बाद पाकिस्तान का नाम लेके, और क्योंकि अपने ट्वीट में उसने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का भी नाम किया है, जो नासिम मुनीर का भी नाम दिया है कि जी उन्होंने मुझे कहा है तो मैं 15 दिन के लिए सीज फायर कर रहा हूँ। और ईरान ने भी फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। अब देखिए आने वाले दिनों में अब देखते हैं कि जो एक चीज़ इसमें जो क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है वो ये है कि लेबनान में वॉर के हिसाब से, क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट कहता है कि लेबनान में भी जंग रुकेगी, लेकिन शैतान याहू कह रहा है कि जी लेबनान में हम अटैक करते रहेंगे क्योंकि लेबनान में ग्राउंड ऑफेंसिव हो रहा है। तो पाकिस्तान के लिए बहुत फख्र का मुकाम है, पाकिस्तान के लिए एक बहुत स्ट्रेटेजिक गेन है दुनिया में कि पाकिस्तान के एक तो प्रपोजल आगे चली है, और फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान को इस खित्ते में नहीं दुनिया में पाकिस्तान की स्ट्रेंथ को एक नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, एक स्ट्रेंथ, एक मिलिट्री स्ट्रेंथ के तौर पे, एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ के तौर पे एक्नॉलेज किया गया। यानी ये नहीं कि सिर्फ बात हो रही है बल्कि एक्नॉलेज किया गया है कि दुनिया के जितने भी जरीदे हैं या जितने भी सीरियस माइंडेड लोग हैं, जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, आपके बड़ी बड़ी जितने भी मीडिया हाउसेज हैं, CNN हो गया, फॉक्स न्यूज हो गया, अल जजीरा हो गया, अपना RT हो गया, वो सारे इस चीज को कोट कर रहे हैं कि, और इससे पहले मुझे याद है कि मैंने एक्सियोस में एक आर्टिकल पढ़ा था अबाउट 10 डेज बैक। उसमें उन्होंने कहा था कि उनका हेडिंग बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने कहा था ये स्मॉलर मिडिल पावर weighs out of its strength when the big powers are only oriented in their own interest। तो उनका मतलब ये था कि एक मिडिल पावर जो है वो एक ऐसा काम कर रही है जो अक्सर में बिग पावर्स को करना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि इसमें पाकिस्तान के पीछे चाइना भी खड़ा था, चाइना की भी नोट थी, रशियन भी ऑनलाइन थे। तो ट्रम्प को भी पता था कि चाइनीज ने जो कुछ प्रोवाइड किया है ईरान को और जो कुछ रशियन ने प्रोवाइड किया है ईरान को,
अगर अगला कदम यही था कि बबलू नॉर्थ कोरिया वाला वो भी कूद पड़ता है इसमें, तो अगर वो कूद पड़ता है तो और चीजें जो है वो तो इंतजार तो वो कर रहा है। ये खबर भी आई थी कि शायद उन्होंने ईरान को कुछ ऐसे मिसाइल दिए हैं जी। जिनकी 10,000 किलोमीटर रेंज है, लेकिन बाद में नॉर्थ कोरिया ने भी उसको डिनाई किया और ईरान ने भी उसको डिनाई किया। तो देखती है अब ये जो ट्रम्प, ये जो फिलहाल जो टेम्परेरी एक सीज फायर हुआ है या 10-15 दिन के लिए, इसकी डेवलपमेंट किस तरह होती है, इसकी क्योंकि डेवलपमेंट बड़ी इसकी इंपॉर्टेंट है ब्रिगेड साहब, और जारी बात है कि इसमें अभी ये भी देखना है कि ये आगे चलकर किस तरफ को मामला जाता है। माहिर बैनुल अक़वामी उमूर उस्मान शाहिद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। उस्मान शाहिद साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? जारी बात है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान ने जो ये टेम्परेरी सीज फायर ही सही, लेकिन अब इस्लामाबाद टॉक्स भी हैं, उसमें बहुत से चैलेंजेस भी होंगे, लेकिन जब भी जंग के बाद मुज़ाकरात होते हैं तो चैलेंजेस होते हैं, जारी बात है तमाम नुकात पे डाइवर्जेंस होती है तभी जंग होती है, लेकिन अब कम से कम एक मेज पे पाकिस्तान बिठाने जा रहा है। हाउ डू यू सी इट? जी डेफिनेटली मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है वो बड़ा क्रेडिबल स्ट्रेटेजिक प्लेयर बन के सामने आया, और वो पिछले 10 मई से लेके अब तक हमने जो डिप्लोमेटिक लेवरेज अपना जो है वो गेन किया और जो डिप्लोमेटिक क्लाउड बनाया, तो मैं इस सारे मामले को उसी के तनाजुर के अंदर देखता हूँ। और मेरे ख्याल में इसमें मैं हक बजाने अगर मैं कहूँ कि साउथ एशिया का स्विट्जरलैंड है पाकिस्तान, या फिर ये कि एक तरह से कैपिटल है यहाँ के ऊपर डिप्लोमेटिक जो है ना साउथ एशिया की अगर हम बात करें, हमने बड़ी बैलेंस अप्रोच के साथ अपने मफादात को मुकद्दम रखते हुए हमने इस दफा जो है वो एक ही बास्केट में अपने अंडे नहीं रखे, और हमने एक डेलिकेट बैलेंस स्ट्राइक किया दोनों एंड के ऊपर, शटल डिप्लोमेसी के थ्रू भी सऊदी अरेबिया के साथ भी और ईरान के साथ, और दूसरा जिस तरीके से ब्रिगेडियर साहब ने बात की, तमाम ग्लोबल पावर्स जो थी वो ऑन बोर्ड थी इस हवाले से। अगर आपको याद हो चंद दिन पहले हमारे वजीर खारजा साहब जो चाइना के हैं, वो भी हमने वहाँ पे निकला 5 नुकात जो थे उसके अंदर भी हमने बड़ा बैलेंस जो है व्यू लिया, और ये हमारा लेवरेज है जिसकी वजह से अमेरिका और ईरान जो है वो हम पे एतबार करते हैं। याद रखें कोई एक मुस्लिम कंट्री ऐसा नहीं है रीजन के अंदर जिसपे ईरान जो है मेरे ख्याल में वो तकिया करेगा अदर देन पाकिस्तान है, और उसके पीछे हमारी हिस्ट्री है पिछले 8-9 महीने से, जिस तरीके से इंटरनेशनल फोरम हो जाए या हमने इस वॉर के अंदर, बल्कि अभी कल रात को जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन आई है उसके अंदर पाकिस्तान ने एब्सटेन किया है, वो थी कि अपना हुर्मस के ऊपर ताकत इस्तेमाल की इजाजत दी जाए, रशिया और चाइना ने उसको वीटो किया। तो मेरे ख्याल में हमने स्ट्रेटेजाइज किया इस सारी सूरत हाल के अंदर अपने आप को, जिस तरह से स्टीव जो पॉप अपना अमेरिका के अंदर जो टॉप पॉलिटिकल कमेंटेटर है उनके, वो कहते हैं रॉबर्ट बेब कि पाकिस्तान एक वाहिद क्रेडिबल प्लेयर है इस रीजन के अंदर जो जियोपॉलिटिकल जो शिफ्ट आ रही थी उसे भी जल्दी डिसाइफर करने के अंदर कामयाब रहा, और न्यू ग्लोबल ऑर्डर जो रीशेप होगा उसके अंदर पाकिस्तान इज वेरी मच इन द पिक्चर। याद रखें हम गारंटी नहीं दे सकते, हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, मीडिएशन की हमारी कोशिश है, लेकिन ऑफ कोर्स इरानियन जो है उन्होंने तो बता दिया है कि वो 2 हफ्ते के लिए अपना हुर्मस खोल रहे हैं, और दूसरे जितने 10 पॉइंट्स है मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप का उनको कहना है कि ये वर्केबल फाउंडेशन है, ये इरानियन की जीत है कि वहाँ पे जो फ्रेमवर्क तय किया गया मुज़ाकरात के हवाले से उसकी बुनियाद उनके वो 10 पॉइंट हैं जो शायद वो पहले 28 फरवरी से पहले टेबल पे ना रख पाते, लेकिन जिस तरीके से जंग के अंदर सूरत हर मंजरनामा बदला है उसके बाद अमेरिकन वो पॉइंट लेके आ गए हैं, सिर्फ एक नुक्ता जो कि पहले कभी था ही नहीं टेबल पे कि आप नए हुर्मस को आप खोल दें। तो डोनाल्ड ट्रंप फेस सेविंग चाहते हैं और पाकिस्तान जो है उन्हें एग्जिट की विंडो प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि हम नहीं चाहते फेस सेविंग में दुनिया का चेहरा जो है मस्क हो जाए, जिस तरह वो सिविलाइजेशन के थ्रेट की बात करते हैं। ये गुंडे मवाली से भी घटिया किस्म का आप कह लें उनका एटीट्यूड है, और ये तो प्रिमिटिव सोसाइटी के अंदर भी शायद इस तरह नहीं होता होगा कि कोई असूल ज़ाब्ते होते हैं कि आप इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन जो अपने अपने हाथों से लिखे हुए हैं उस सब को जो है वो ट्रैम्पल करते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ हमें ये भी देखना है कि क्या इजराइल जो है वो इसके ऊपर क्या कहते हैं खड़ा रहता है। याद रखें उसने 1000 से ऊपर जो है वायलेशन की है 25 अक्टूबर के बाद गजा के अंदर है, और 15,400 उसने वायलेशन की है नवंबर 2024 से लेकर लेबनान के अंदर है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी सूरत के अंदर भी ये गारंटी जो है ना हम दे सकते हैं इजराइलियों की जंग के अंदर है। बाकी रह गया अमेरिका सीइंग इज बिलीविंग है, लेकिन यह है कि वाकई मेरा ख्याल नहीं है कि अमेरिका यहाँ से निकलना चाहता है, कि आगे जाने के मामलात नहीं है, फौज तैयार नहीं, डीमोरलाइज है, हाफ हार्टेडली लड़ रहे हैं, टॉप रैंक से लेके बॉटम तक के लोग कह रहे हैं वॉर क्राइम नहीं कर चाहते, फौज के टॉप रैंक के अब जनरल जो हैं उन्हें हटा रहे हैं।
तो वहाँ के ऊपर एक अजीब किस्म का क्योस नजर आता है और कौम तकसीम है, पोलराइजेशन के माहौल है, आपके सामने ही है, वहाँ के ऊपर है। बल्कि 25th अमेंडमेंट की बात अभी 3-4 दिन पहले से हो रही है कि जेडी वैंस से क्रेडिबल आदमी है, उसको लिंडन जॉनसन की तरह बना के इसको हटा देते हैं ताकि अमेरिका की जो ऑरा ऑफ इनविंसिबिलिटी जो कि खत्म हो चुका है उसको मजीद जो है डेंट ना पहुंचे। लेकिन मैं बताऊं, वो व्लादिमीर लेनिन कहता है देयर आर डेकेड्स वेयर नथिंग हैपेंस बट देयर आर वीक्स वेयर डेकेड्स हैपन। तो सिचुएशन जो है ना ऑल टुगेदर बदल चुकी हुई है और ईरान ने जो स्ट्रेटेजिक डेटरेंस अपना मेंटेन किया है, मुझे लगता है वो उसी को लेके आगे की तरफ चलेंगे। और उसमें एक चीज उन्होंने हर सूरत में मेक श्योर करनी है, अबनाए हुर्मस का डी फैक्टो जो सॉवरेनिटी का स्टेटस है उसको बरकरार रखेंगे। और अभी उनकी लेजिस्लेशन आ रही है जो कि उनकी पार्लियामेंट ओवरसी कर रही है उनकी कमेटी। अब वो ओमान के साथ मिलकर डेफिनेटली इसको ना सिर्फ इसकी सिक्योरिटी को मेंटेन करेंगे, ट्रांजिट फीस लेंगे, बल्कि उन्होंने कहा हम डिसाइड करेंगे कौन सा जहाज यहाँ से गुजरेगा या नहीं गुजरेगा। उसकी करेंसी भी जो है वो कह रहे हैं हमने अपनी करेंसी में पैसे लेने हैं। तो मेरे ख्याल में ये चीज तो कभी थी नहीं, जिस तरीके से उन्होंने अमेरिकन को बता दिया कि यहाँ पे आप टर्म्स को डिक्टेट नहीं करेंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी जीत है। जी एग्जैक्टली ये एक बहुत बड़ी जीत है ईरान की भी। और इसमें ब्रिगेडियर साहब आपसे मैं क्लोजिंग रिमार्क्स लूँगा कि आपको क्या लगता है कि इस जंग के बाद का जो मंजरनामा है, मिडल ईस्ट अब क्या सोच रहा होगा और जो एक वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें क्या तब्दीली देख रहे हैं आप? वर्ल्ड ऑर्डर तो तब्दील होगा। वर्ल्ड ऑर्डर इसलिए तब्दील होगा कि हर जंग के बाद वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील होता है। ये इतनी बड़ी जंग तो थी नहीं, 2-3 मुल्कों के दरमियान ये जंग थी, लेकिन बुनियादी तौर पे मईशत माशी तौर पे जंग बड़ी हो गई थी, इसलिए इसके इफेक्ट्स जो हैं वो बहुत पेनफुली है। क्योंकि आप दुनिया बड़ी मॉडर्नाइज है और आजकल तो प्रिमिटिव दौर नहीं है। आपकी इवन एक केबल मुतासिर हो जाए तो दुनिया जो है वो डाउन हो जाती है। तो इसलिए इसका इफेक्ट जो है बहुत सारी जगहों पे पहुंचा। अब यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त तक मिडल ईस्ट के अंदर जो अमेरिका का एक रोल था उसको टेक्निकली खत्म होना चाहिए। लेकिन चूंकि यहाँ पे एक और सवाल मेरे जहन में उठता है, जो MPZ है, UAE है या बहरीन है, कतर है, इन्होंने तो अपने आप को सोल्ड किया हुआ है टू इजराइल। यानी बहरीन का फॉरेन मिनिस्टर आके कहता है टीवी चैनल पे बड़ा प्राउडली कि जी हमारे यहाँ तो मोसाद का हेडक्वार्टर है। तो और MPZ कहता है कि जी ईरान को ख़त्म कर दो। तो क्या इनकी ओरिएंटेशन जो अमेरिकन ओरिएंटेशन है और जो उन्होंने वहाँ पैसे रखे हुए हैं, क्या ये चीज़ें आने वाले दिनों में उससे विड्रॉ करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज़ सबूत हो गई कि अमेरिका इज़ नो मोर अ सुपर पावर। अब यूनिपोलैरिटी से आप मल्टीपोलैरिटी पे तरफ चल गए और उसका इफेक्ट एक ये भी आप याद रखिएगा कि एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि फ्रांस ने अपना गोल्ड जो मैनहट्टन में रखा हुआ था, गोल्ड का जो जखीरा रखा हुआ था, वो फ्रांस ने कल निकलवा के वहां से उन्होंने अपने बैंक्स में शिफ्ट कर लिया है। बल्कि उसके ऊपर उन्होंने कोई $82 बिलियन पैसे भी कमाए। अब इसी तरह जर्मनी का बहुत सारा गोल्ड है जो पड़ा हुआ है अमेरिका के अंदर। तो वो ही सोचते हैं कि जी वो गोल्ड रिजर्व्स हैं, क्योंकि जर्मनी ने इसलिए रखा था कि वो फॉर राइट और ईस्ट जर्मन और वेस्ट जर्मन और रशिया से। तो अब ये चीजें जो चेंज हो रही हैं, यानी बड़ी डेवलपमेंट है कि फ्रांस जो है, जो अमेरिका का इतना साथी है यूरोपियन यूनियन में, अगर वो अपने गोल्ड रिजर्व निकलवा रहा है अपना, और वो 1230 क्या कहते टन अपना उनका अपना कोई गोल्ड था, और जर्मनी का कोई 3350 टन गोल्ड पड़ा हुआ। तो इसका मतलब है कि दुनिया में वो ओरिएंटेशन जो अमेरिकन के साथ थी वो तब्दील हो रही है। तो अब आने वाले दिनों में चाइना का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आने वाले दिनों में ब्रिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं अल्टरनेटिव करेंसी आपने देनी है, तो युआन इज द अल्टरनेटिव करेंसी। उसका बड़ा SCO का रोल होगा। लेकिन एक चीज मैं इसमें देखता हूँ कि ये जो हम टॉल की बात कर रहे हैं अपना बहरे अरब में, अपना स्टेट ऑफ हॉर्मज़ में, शायद ये चैलेंज हो जाए, बिकॉज इंटरनेशनल वाटर ये एक मैरीटाइम लॉ है, इंटरनेशनल वाटर आर फॉर एवरीबॉडी, आप इसमें टॉल ले नहीं सकते। अब उसके ऊपर क्या बहस होगी, या अगर वो हुआ तो ओमान के साथ मिलके तो शायद वो किसी तरह वर्ल्ड कोर्ट में चला जाए, मैरीटाइम कोर्ट में चला जाए। तो वो मेरा ख्याल एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आने वाले दिनों में सवाल उठेंगे। लेकिन ये एस्टेब्लिश है कि अमेरिका जो अमेरिका साहब बहादुर था, उसको बहुत बड़ी गजन पहुंची है। और उसको अच्छा ये है कि उसको नुकसान पहुंचाने वाला एक अमेरिकन प्रेसिडेंट ही है, क्योंकि बुनियादी तौर पे तो अगर आप जॉन एफ कैनेडी को और कार्टर को निकाल दें कि जितने अमेरिकन प्रेसिडेंट रहे हैं, वो बुनियादी तौर पे दे हैव देमसेल्फ बीन टेररिस्ट इन डिफरेंट शेप। वो टेररिज्म को फाइनेंस करते रहे, टेररिज्म को सपोर्ट करते रहे,
टेररिस्ट को अपने साथ बिठा के तस्वीरें खिंचाते रहे हैं, बगदादी जैसे लोगों को जनरेट करते रहे हैं, दुनिया में जंगे करते रहे हैं। इराक को उन्होंने तबाह किया बुश ने, वो जो बहुत बड़ा यहूदी ज़ियोनिस्ट था, और उसके बाद ये पता चला कि इराक के पास तो WMDs थे ही नहीं, और उसी तरह टोनी ब्लेयर जैसे झूठे लोग थे। तो ये चीज़ें जो है ये अब और खुल के सामने आ गई हैं, और अमेरिका में अगर ये कहूँ कि दुनिया के सामने नंगा हो गया है तो ये शायद गलत नहीं होगा, और उसका जिम्मेदार जो है, अच्छी बात यह है कि बाहर की कोई ताकत नहीं है, बल्कि अमेरिकन प्रेसिडेंट बजाते खुद है। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अमेरिका की पॉलिसीज जो हैं वो एक्सपोज हो गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब और उस्मान शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन इकराम, इसी के साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।